नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ लो पर। तो आज हम करने जा रहे हैं समाजशास्त्र के कक्षा 12 के अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। ये प्रश्न आपको समाजशास्त्र की परीक्षा में जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे। जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो आपके सामने यही प्रश्न होंगे। इस प्रश्न को करना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। ये ऐसे प्रश्न है जो परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं, बार बार उन्हीं प्रश्नों को मैं यहाँ पर नोट किया हूँ। पूरी बुक को एक बार में खत्म किया जाएगा। समाज से जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है सब एक ही वीडियो में एक बार में खत्म हो जाएंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। आपको हिंदी मीडियम से संबंधित सभी वीडियो इस कलावर से इस चैनल पर मिलेंगे, तो आप जाके देखिए। सभी सभी विषयों की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बना दी गई है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, पहला व चौथा। दोस्तों आप बता सकते हैं, आप कमेंट में भी आंसर लिख सकते हैं। तो इसका सही आंसर है दूसरा स्थान है, लेकिन अब भारत किस स्थान पे आ चुका है? लगभग पहले स्थान पे आ चुका है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनसंख्या के आकार को निम्नलिखित में से कौन कारक प्रभावित करता है? आप बता सकते हैं, जन्म दर, मृत्यु दर, इनमें से कोई नहीं, निष्क्रमण। आप आंसर को कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, जो भी आपको आंसर सटीक लगे। तो इसका सही आंसर है कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं जनसंख्या के आकार को प्रभावित करता है। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत है कितना है? आप बताएंगे इसका सही आंसर। 73% या 67% या 75% या 84%। जो दोस्तों आपको सही सटीक आंसर लगे वो आप कमेंट बॉक्स में से लिखना ना भूलें। तो इसका सही आंसर है, भारत में सन 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता का प्रतिशत है 73%। साक्षरता मतलब क्या होता है? वो लोग जो लिख और पढ़ सकते हैं, यानी कि जो अक्षर को लिख सकते हैं और जो लिखे हुए अक्षर को पढ़ सकते हैं, उन्हें साक्षर बोलते हैं। चलिए चौथा प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष अनुपात को दोस्तों लिंगानुपात भी बोलते हैं, कितना है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, 1000 पुरुषों पर 940 स्त्रियां। ये भारत का लिंगानुपात है। लिंगानुपात क्या होता है कि 1000 पुरुषों के पीछे कितनी स्त्रियां हैं? तो भारत में कितनी है? 1000 पुरुषों के पीछे 940 स्त्रियां हैं। ये हमारा सही आंसर हो गया। दोस्तों हम पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत निम्नलिखित में से कितना है? यानी कि भारत में नगरीय जनसंख्या, जिसे शहरी जनसंख्या भी बोलते हैं, वो 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? नगरीय जनसंख्या मतलब क्या? जनसंख्या का वह भाग जो शहरों में या नगरों में निवास करता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 31% है, यानी कि 31.8% भारत की जनगणना के अनुसार क्या है? भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। अब दोस्तों आप ग्रामीण जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, आप इसे कमेंट में लिखिएगा। आप इसे 100 में से घटा देंगे तो आपको ग्रामीण जनसंख्या मिल जाएगी, तो आपसे कमेंट में लिखिएगा। अब छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न क्या कहता है कि सन 1931 की भारतीय जनगणना के अध्यक्ष कौन थे? वीसी गुहा, जे एच हट्टन या एस.सी. शंकरा और या हर्बर्ट रिजले। तो आप इसका सही आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर है जे.एच. हट्टन। जे.एच. हट्टन क्या थे? हमारी भारतीय जनगणना के 1931 के अध्यक्ष थे। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों हम अपना सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न क्या कहता है कि जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से कौन संबंधित है? यानी कि जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत है जो उसे किसने दिया है, उससे कौन संबंधित है? इसका दोस्तों हम आपको सही आंसर बता देते हैं। इसका सही आंसर है खा, माल्थस। माल्थस जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से संबंधित है। इन्होंने बताया था जनसंख्या की वृद्धि कैसे होती है, हमेशा हमेशा खाद्य संसाधनों से नीचे रहती है जनसंख्या की वृद्धि। चलिए दोस्तों अपना नौवां प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया है, एन.एस.ए. ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि जो एन.एस.ए. ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, इस पुस्तक को लेखक यानी कि इस पुस्तक को किसने लिखा था? माल्थस ने लिखा था कि जीवन गुटेनबर्ग ने लिखा था कि मार्क्स ने लिखा था कि दुर्खाइम ने? दोस्तों आपको सही आंसर बता देते हैं। इस पुस्तक को किसने लिखा था? माल्थस ने लिखा था। इसी में उन्होंने जनसंख्या वृद्धि के क्या सिद्धांत को दिया था। अब चलिए दोस्तों अपने 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस हमारे पूरे विश्व में 11 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जाति का निर्धारण होता है जन्म द्वारा, व्यवसाय द्वारा, कर्म द्वारा या इच्छा द्वारा?
तो आप इसे बता सकते हैं दोस्तों, कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं, जिससे हमें पता चल सके कि आपका आंसर कितना सही था। लेकिन दोस्तों मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर है आंसर का जन्म द्वारा, यानी कि जाति किससे निर्धारित होती है? जन्म से निर्धारित होती है। ना ये कर्म से निर्धारित होती है, ना ये पेशा से निर्धारित होती है, इच्छा से एकदम ही नहीं निर्धारित होती है। तो इसका सही आंसर हो गया जन्म द्वारा। दोस्तों बता देता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कला वर्ग से संबंधित कोई भी वीडियो देखनी है तो आपको हमारे चैनल पे मिलेगी, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप हमारे चैनल पे जरूर जाइए, सारे वीडियो को देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आप सभी लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन आप सब सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हैं। दोस्तों हम इतना मेहनत से आप सबके लिए वीडियो बनाते हैं और आप सब ऐसे बिना लाइक किए चले जाते हैं, इसी वजह से हम डिमोटिवेट हो जाते हैं दोस्तों, और मन करता है कि चैनल ही बंद कर दें। लेकिन दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाइए, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जात की सदस्यता होती है, यानी कि जात की सदस्यता हमें कैसे प्राप्त होती है? यह अर्जित होती है कि या क्या जन्म से होती है कि का खा दोनों, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जात की जो सदस्यता होती है क्या होती है? जन्म से होती है। यानी कि आपकी जात कैसे निर्धारित होती है? जन्म से निर्धारित होती है। आप चाहे जितना पैसा कमा लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपकी जात क्या होगी। आपकी जात जो आपको जन्म से मिला है, यानी कि जिस आपके माता पिता का जो जाति है, आपका भी जात वही माना जाएगा। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो है जात का संबंध है, यानी कि जात का संबंध किससे है? जन्म से है, कर्म से है, प्रतिस्थिति से है, परिस्थिति से है, यानी कि वर्ग से है, किससे है? आप बता सकते हैं इसका सही आंसर। दोस्तों मैं आपको इसका सही आंसर बता देना चाहता हूँ। जात का संबंध किससे है? जन्म से है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, आप चाहे जो काम करिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे जिस वर्ग से हैं, मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग या उच्च वर्ग, से कोई नहीं फर्क पड़ता। आपका जो जाति है किससे निर्धारित होगी? जन्म से निर्धारित होती है, यानी कि इससे सिद्ध होता है कि जात का संबंध जन्म से है। दोस्तों हम अपना 13वां प्रश्न देखते हैं कि 13वां प्रश्न हमारा क्या कहता है। तो 13वां प्रश्न हमसे कह रहा है कि जात के लक्षणों में से निम्नलिखित 4 में से कौन सा विशेष महत्वपूर्ण है? यानी कि इन सबसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है? चारों ऑप्शन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है? तो दोस्तों हम आपको इसका सही आंसर बता देना चाहते हैं कि इसका सही आंसर है अंतर विवाह। अंतर विवाह क्या होता है दोस्तों? आप जानते हैं कि अपनी जात के अंतर विवाह ही करना, इसे क्या कहते हैं? अंतर विवाह होता है। यानी कि अपने जात या समूह के अंदर ही विवाह करना, उससे बाहर ना निकलना, इसे अंतर विवाह कहते हैं। ये जात का सबसे प्रमुख लक्षण है। चलिए दोस्तों हम 14वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न क्या कहता है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जात की नहीं है? यानी कि जो जात की विशेषताएं इसमें दी गई हैं, उसमें से कौन सी ऐसी विशेषता है जो जात की नहीं है? तो दोस्तों हम इसका आपका सही आंसर बता देना चाहते हैं कि पेशे बदलने से जात में परिवर्तन हो जाता है, या जात की विशेषता नहीं है। क्योंकि आपको पेशा चाहे जो रहे, चाहे आप डॉक्टर बन जाए, चाहे आप पायलट बन जाए, या चाहे आप टीचर बन जाए, आपकी जात में परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि पेशे बदलने से क्या होगा? जात में परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए आपका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए, पेशे बदलने से जात में परिवर्तन नहीं होता। चलिए दोस्तों अपने 15वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम अपना 15वां प्रश्न देखते हैं कि ये क्या कहता है हमसे। 15वां प्रश्न कहता है कि जात या वर्ग में कौन सा गुण समान है? यानी कि जो जात और वर्ग है उसमें कौन सा गुण समान है? क्या संपन्नता समान है? क्या जन्मजात सदस्यता समान है? क्या गरीबी समान है? या क्या श्रेणी क्रम समान है? जी हाँ दोस्तों आप बिल्कुल सही है। श्रेणी क्रम दोनों में क्या है? समान है। यानी कि जात में भी श्रेणी क्रम होता है और वर्ग में भी श्रेणी क्रम होता है। चलिए दोस्तों अपने हम 16वां प्रश्न कहता है संस्कृतिकरण विचारधारा से संबंधित विचारक का नाम है। यानी कि जो संस्कृतिकरण विचारधारा है किस विचार से संबंधित है? तो दोस्तों हम आपको बता देना चाहते हैं इसका सही आंसर है एमन श्रीनिवास। यानी कि एमन श्रीनिवास से क्या है? संस्कृतिकरण संबंधित है। दोस्तों 17वां प्रश्न क्या कहता है? द वेल्थ ऑफ नेशन, यानी कि द वेल्थ ऑफ नेशन के पुस्तक के किसने लिखी थी? यानी कि जो वेल्थ ऑफ पुस्तक के कौन लेखक हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसके लेखक है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने क्या की थी? वेल्थ ऑफ नेशन की क्या की थी? पुस्तक को लिखी थी। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हमारा 18वां प्रश्न क्या कहता है। दोस्तों हमारा 18वां प्रश्न कहता है कि जात को राजनीति का सच किसने कहा था? यानी कि ये वाक्य किसने दिया था कि जो जात है वो राजनीति का एक सच है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जयप्रकाश नारायण। यानी कि ऑप्शन का जयप्रकाश नारायण ने जात को राजनीति का सच कहा था। दोस्तों हम 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न क्या कहता है? 19वां प्रश्न कहता है कि कास्ट एंड कैपिटलिज्म, यानी कि जाति और पूंजीवाद इन कॉलोनियल इंडिया। कॉलोनियल मतलब क्या हो गया? उपनिवेश भारत में, यानी कि उपनिवेशी भारत में जाति और पूंजीवाद किसकी रचना है? ये रचना है, यानी कि ये रचना किसने लिखी थी? तो दोस्तों मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। रुडनर की ने इस रचना को क्या लिखा था? लिखी थी।
आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अपना 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न हमारा कहता है कि पूंजीवाद का सर्वश्रेष्ठ आलोचक किसे माना जाता है? यानी कि जो पूंजीवाद के जो सबसे अच्छे आलोचक हैं वो इनमें से कौन है? माल्थस, वेबर, एडम स्मिथ या कार्ल मार्क्स? दोस्तों मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ कि कार्ल मार्क्स क्या है, पूंजीवाद के सबसे अच्छे आलोचक माने जाते हैं और इन्हीं के मार्क्स के आधार पर मार्क्सवादी विचारधारा का क्या हुआ, जन्म हुआ। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि किसने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को श्रम के शोषण पे आधारित माना? यानी कि ये किसने माना कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसमें श्रम के आधार पर शोषण किया जाता है? दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ आपको, इसको कार्ल मार्क्स ने माना था कि पूंजीवादी व्यवस्था में श्रम के आधार पर क्या होता है, शोषण किया जाता है। तो दोस्तों हमने 22वां प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न क्या कहता है कि भारत में 1990 के दशक में नई आर्थिक नीतियों में किसे महत्व नहीं दिया गया? यानी कि आप दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहा है, नहीं दिया गया। यानी कि जो भारत ने पूंजी नई आर्थिक नीति अपनाई थी 1991 में, तो उसमें किसको महत्व नहीं दिया गया था? तो आप इसका सही आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका सही आंसर बताता हूँ। दोस्तों भारत में 1991 की यानी कि 90 के दशक की जो नई आर्थिक नीतियां थी उसमें विमुद्रीकरण को महत्व नहीं दिया गया था। उसमें भूमंडलीकरण को महत्व दिया गया था, निजीकरण को महत्व दिया गया था, उदारीकरण को महत्व दिया गया था, लेकिन विमुद्रीकरण को महत्व नहीं दिया गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, विमुद्रीकरण को। ठीक दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अपने 23वें प्रश्न की तरफ। उदारीकरण का संबंध है, यानी कि उदारीकरण का इनमें से किससे संबंधित है? शिक्षक शैक्षिक नीति से संबंधित है, औपनिवेशिक नीति से संबंधित है, सामाजिक नीति से संबंधित है या आर्थिक निर्णयों से संबंधित है? तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर घ, आर्थिक नीतिगत निर्णयों से क्या उदारीकरण संबंधित है। दोस्तों अपने अगले प्रश्न 24 की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 24वां प्रश्न क्या कहता है। दोस्तों हमारा 24वां प्रश्न क्या कहता है उसे हम आगे देखते हैं। अब 24वां प्रश्न कहता है, वह व्यवस्था जो समाज को एक समाज में लोगों के वर्गीकरण के साथ अधिक्रमित संरचना को अतिक्रमित करती है। यानी कि क्या वो व्यवस्था कौन सी है जो लोगों की क्या करती है, एक अतिक्रमित क्रम में क्या करती है, रखती है? दोस्तों मैं आपको इसको बता देना चाहता हूँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक स्त्रीकरण। यानी कि सामाजिक स्त्रीकरण क्या करता है, लोगों को एक अधिक्रमित व्यवस्था के अंतर्गत रखता है। तो दोस्तों अपने 25वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। 25वें प्रश्न हमारा क्या कहता है, जात निरोगता निवारण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो दोस्तों आपको इसका सही आंसर बताना है, तो दोस्तों आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। 1950 में जात निरोगता निवारण अधिनियम क्या किया गया, पारित किया गया। तो दोस्तों अपना 26वां प्रश्न देखते हैं। 26वां प्रश्न क्या कहता है, अनुसूचित जातियों तथा जनजाति यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, इसे कभी कभी ये भी कहा जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं जाति अत्याचार निवारण अधिनियम, तो ये किस वर्ष में लागू हुआ? यानी कि जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम किस वर्ष में क्या किया गया था, भारत में लागू किया गया था? तो दोस्तों मैं आपको इसका सही आंसर बता देना चाहता हूँ कि इसको 1998 में क्या किया, 1989 में लागू किया गया था। यानी कि वर्ष 1989 में इसको लागू किया गया था। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों मैं एक बार आप सबको फिर से बता देना चाहता हूँ कि ये पूरा जितनी भी एमसीक्यू दिए गए हैं सब हमारे किताब के एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको परीक्षा में यही प्रश्न एकदम यही डिट्टो देखने को मिलेंगे। तो प्लीज आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आप सब हिंदी मीडियम के लिए ही बनाया गया है चैनल। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यूट्यूब पे ढेर सारे चैनल अवेलेबल है, लेकिन कोई ऐसा एक सटीक चैनल है, ढंग का चैनल नहीं है जो कला वर्ग के सभी विषयों को अधिकतम ढंग से पढ़ाए। तो दोस्तों मैंने ये पहला आप सबके लिए की है, आप सब हिंदी माध्यम विद्यार्थियों के लिए की है। तो प्लीज हिंदी माध्यम विद्यार्थी जितने भी आप कला वर्ग से संबंधित है सब हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। क्योंकि दोस्तों हमने जो वीडियो बनाया है दोस्तों ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कि आप इसको किसी को भी देंगे तो इसमें से क्वेश्चन पक्का फंसेंगे, यानी कि यही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों अपने 27वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा 27वां प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन की बात की गई है? ये अथवा करके कभी ये भी पूछ लेता है कि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, यानी कि इसका संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है। तो इसमें भी अनुच्छेद पूछ रहा है और इसमें भी, तो दोनों का आंसर एक ही है दोस्तों, अनुच्छेद 17 यानी कि ऑप्शन नंबर का अनुच्छेद 17 से क्या है, अस्पृश्यता उन्मूलन की बात की गई है। चलिए दोस्तों 28वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न कहता है भारत में पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि जो भारत में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग था उसके
अध्यक्ष कौन थे? तो मैं आपको दोस्तों बता देना चाहता हूँ, दूसरे के तो बीपी मंडल थे, लेकिन जो पहला था उसके कौन थे? पहले थे काका कालेकर। काका कालेकर पहले पिछड़े आयोग के अध्यक्ष थे। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था किसकी सरकार में? जवाहरलाल नेहरू की सरकार में। लेकिन इसके विचार को, इसकी सिफारिशों को उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया था, उसे लागू नहीं किया था। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न कहता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? यानी कि ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों इसका सही और सटीक आंसर है, ब्रह्म समाज की स्थापना वर्ष 1828 में हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी? हमारा अगला प्रश्न है, तो हम देखते हैं क्या कहता है। 30वां प्रश्न हमारा कहता है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यानी कि ये तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो दोनों प्रश्नों का अर्थ एक ही है, यानी कि दोनों प्रश्न सेम ही है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। चाहे जो भी प्रश्न आपको घुमा के पूछे, अगर ब्रह्म समाज आ रहा है और उसमें स्थापना या संस्थापक की बात की जा रही है, तो इसका सही आंसर होता है राजा राम मोहन राय। यानी राजा राम मोहन राय जो बंगाल के निवासी थे, उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और इन्हीं के प्रयासों से क्या हुआ था? सती प्रथा निवारण अधिनियम, यानी कि सती प्रथा को इन्हीं के द्वारा बैन किया गया था। इन्हीं के प्रयासों से बैन किया गया था। किसने बैन किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बैन किया था। और किसके किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। तो चलिए दोस्तों अपने तीसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष में अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? यानी कि भारतवर्ष में अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1955 में भारत में अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम पारित हुआ। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, भारत में अन्य पिछड़े वर्गों की प्रमुख समस्या है। यानी कि भारत में जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, यानी कि उसकी जो मुख्य समस्या है, यानी प्रमुख मतलब क्या होता है, मुख्य भी कह सकते हैं। मुख्य समस्या क्या है? अशिक्षा, निर्धनता, बेरोजगारी या इनमें से सभी? तो दोस्तों इसका आंसर है इनमें से सभी, यानी कि सभी समस्याएं अब अन्य पिछड़े वर्ग की समस्याएं हैं। तो पहला है अशिक्षा, ये भी समस्या है। दूसरा है बेरोजगारी, ये भी समस्या है। तीसरा है निर्धनता, ये भी समस्या है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, इनमें से सभी। चलिए दोस्तों 33वां प्रश्न क्या कहता है, इसे हम देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जातियों के लिए उपबंध है? बताइए। यानी कि अनुसूचित जनजातियों के लिए कौन सी हमारी अनुसूची में क्या किया, अरे हमारे अनुच्छेद में क्या किया गया, उपबंध किया गया है? तो दोस्तों मैं आपको इसका सही और सही आंसर बताना चाहता हूँ। इसका सही और सटीक आंसर है 335। यानी कि 335 नंबर अनुच्छेद में क्या किया गया है? ये राष्ट्रीय अनुसूचित जातियों के लिए उपबंध या प्रतिबंध किए गए हैं। दोस्तों अपने 34वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। 34वां प्रश्न क्या कहता है कि भारत में पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ कि जो हमारे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, उन्हें ही क्या कहा जाता है? भारत में पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। तो दोस्तों अगर आपको याद है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो इसका आप आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वही आंसर इसका भी होगा। तो इसका आंसर मैं आपको छोड़ता हूँ कि आप क्या है, इसे आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए दोस्तों 35वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ दोस्तों चलिए हम अपने 35वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, ये आप सब कला वर्ग के लिए ही वीडियो बनाया गया है, तो आप जरूर से जरूर हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। 35वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। 35वां प्रश्न हमारा कहता है कि पूर्वाग्रह होता है, यानी कि पूर्वाग्रह क्या होता है? हमेशा सकारात्मक या हमेशा नकारात्मक, या नकारात्मक और सकारात्मक दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों मैं आपको इसका सटीक आंसर बता देना चाहता हूँ। इसका सही आंसर है नकारात्मक और सकारात्मक दोनों, यानी कि पूर्वाग्रह हमेशा नकारात्मक भी होता है और सकारात्मक भी होता है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं पहले ही कि पूर्वाग्रह होता क्या है। पूर्वाग्रह ये होता है दोस्तों कि मन में कोई ऐसी बात बिना तर्क के आधार पर पहले ही बैठा लेना। पहले मतलब पूर्व में ही किसी बात को बिना तर्क के आधार पर बैठा लेना क्या कहलाता है? पूर्वाग्रह कहलाता है। तो यानी आप पूर्व से याद रखिएगा, पूर्व मतलब क्या होता है? पूर्व मतलब पहले, यानी तो पूर्वाग्रह मन में बिना तर्क के आधार पर कोई विचार को पहले ही बना लेना, उसे क्या बोलते हैं? पूर्वाग्रह बोलते हैं। जैसे किसी एक विशेष आदमी के आधार पर पूरे समाज को कह देना कि समाज अशिक्षित है, उसे भी पूर्वाग्रह बोलेंगे। किसी एक विशेष आदमी के आधार पर कह देना एक समाज पूरा आतंकवादी है, इसे भी पूर्वाग्रह बोलेंगे। यानी कि कभी कभी पूर्वाग्रह अच्छा भी होता है। जैसे कभी कभी बोलते हैं कि एक आदमी के आधार पर ही क्या करते हैं, लोगों को सही ठहरा देते हैं। तो इसलिए पूर्वाग्रह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है। और देखिए अपने 36वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। 36वां प्रश्न हमारा क्या कहता है? भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग कब नियुक्त किया गया? यानी कि भारत में जो पहला पिछड़ा आयोग है उसकी नियुक्ति कब की गई? तो आपको पता है जैसे कि भारत में पिछड़े वर्ग यानी कि प्रथम पिछड़े वर्ग की नियुक्ति किसके अध्यक्षता में की गई थी? काका कालेकर की अध्यक्षता में की गई थी। तो ये अध्यक्षता में उनके कब हुई थी? ये हुई थी
1953 में, यानी कि भारत में प्रथम पिछड़े वर्ग की अध्यक्षता जो काका काकेकर ने की थी, वो कब की थी? 1953 में की थी। इसका सही और सटीक आंसर हो गया आंसर नंबर खा, यानी कि 1953। दोस्तों हमारा 37वां प्रश्न कहता है भारत में विविधता के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों में से एक नहीं है, यानी कि भारत में जो विविधता है यानी कि भारत में जो डाइवर्सिटी है उसके कारण भारत में कौन सी चुनौती उत्पन्न नहीं होती है? क्या क्षेत्रीयता उत्पन्न नहीं होती है? क्या जातिवाद उत्पन्न नहीं होता है? सांप्रदायिकता नहीं उत्पन्न होती है? तो दोस्तों ये तीनों उत्पन्न होती हैं हमारे क्षेत्रीय विविधता के कारण, लेकिन हमारे क्या होता है, रंग भेद हमारे यहाँ नहीं होता है। चलिए तुम्हारा 38वां प्रश्न कहता है कि सामुदायिक पहचान का संबंध निम्न में से किस पर आधारित नहीं है, यानी कि सामुदायिक जो पहचान होती है निम्न से किस पे आधारित नहीं है? तो जन्म पर नहीं आधारित है, या योग्यता पर, या अपनेपन पर, या परिवार पर। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सामुदायिक पहचान का संबंध है और निम्न में से किस पे आधारित नहीं है, इसका सही आंसर है योग्यता पर, यानी कि योग्यता पर निर्धारित नहीं होता है। तो दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा 39वां प्रश्न है कि राज्य क्या है? एक समूह है, एक समुदाय है, एक समिति है, या एक संस्था है? दोस्तों इसका सही और सटीक आंसर है राज्य एक समिति है। ये प्रश्न हमारे पेपर में बार बार पूछा जाता है, तो इसे आप जरूर से जरूर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अपने अंतिम प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अंतिम प्रश्न है 40वां, वो क्या कहता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? 15 जून 1900। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर का 15 जून 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम पास हुआ था। दोस्तों आपका वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपको जितने भी प्रश्न कराए परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको परीक्षा में यही प्रश्न देखने को मिलेंगे। जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपके सामने यही प्रश्न रहेंगे। दोस्तों मैं आपसे चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आप इसके अलावा भी अगर अति महत्वपूर्ण प्रश्न चाहते हैं तो हमारे वीडियो में क्या करिए, कमेंट करिए, तो हम आपके लिए अन्य से अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न ले आएंगे। दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे सभी प्रकार के विषयों के यानी कला वर्ग से संबंधित सभी विषयों के, चाहे अर्थशास्त्र हो, राजनीतिक शास्त्र हो, या इतिहास हो, या समाज शास्त्र हो, सबके क्या है हमारे यहाँ वीडियो अवेलेबल है। तो आप हमारे चैनल पे जाइए, हमारे प्लेलिस्ट को देखिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आप सब वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। दोस्तों इससे मुझे बहुत डीमोटिवेटेड फील होता है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मुझे चैनल बंद कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों आप ऐसा मत करवाइए मुझसे। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। तब तक के दोस्तों लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपको अगले वीडियो की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तब तक के लिए पढ़ लो।